हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पर। हम है कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप सभी का आप लोगों की अपनी साइंस की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से हमारे सभी प्यारे छात्र हमारे साथ यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे और चलिए फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना सेशन है उसके अंदर अगेन हम कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करने वाले हैं जो रिसेंट के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या फिर कुछ पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आ जाता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है। तो आपको बताना इनमें से सबसे ज्यादा भारी गैस कौन सी हो जाती है। तो देखिए सबसे पहला है रेडॉन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा हो जाता है ऑक्सीजन। तो आप क्या कह देते हैं कि भाई देखो जब भी हम इनमें से भारी गैसों की बात करते हैं आप इन सबको देखिए, इनको ऑर्डर को लगाइए। ऑक्सीजन जो होगा ये आपका क्या है, ये आपका सेकेंड पीरियड में हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक मास 16 है। ठीक है, नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14, हीलियम एटॉमिक मास 4 होता है। लेकिन अगर हम रेडॉन की बात करें, रेडॉन क्या है, रेडॉन आप कह देंगे कि मैडम ये सबसे ज्यादा हैवीएस्ट गैस हो जाती है। अगर आपको इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता आप सबसे पहले हीलियम को लगाते। हीलियम से थोड़ी सी भारी है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से थोड़ी सी भारी है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से भी ज्यादा भारी है आपकी रेडॉन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बताएं हम। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस दिवाली सिलेक्शन के लिए साथ दीजिए अपने परिवार को, सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। आप सभी बच्चों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने इस दिवाली, ये दिवाली आप लोगों के लिए खुशियों वाली हो। तो वो खुशियां कैसे आपको मिलेंगी, जब होगा आपका सिलेक्शन। और सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो दिवाली वाले कोर्सेज हैं, मतलब ये जो अपने एग्जामपुर के कोर्सेज हैं, दिवाली के उपलक्ष्य में 75% डिस्काउंट के साथ दिए जा रहे हैं। ये जो आप यहाँ पे अगर आपको 75% डिस्काउंट चाहिए तो आप दिवाली 45 कोड को अप्लाई करेंगे और आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट। ठीक है, ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 27 अक्टूबर तक ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि टाइमली अपने इन बैचेस को ले लीजिए ताकि आप लोग जो हैं बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सके और अपना जो सपना है सरकारी नौकरी को पाने का वो आप अच्छे से कर सके। तो चलिए फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है अपस्मार या मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय एपिलेप्सी। बताइए एपिलेप्सी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। हृदय है, यकृत है, वृक्क है, मस्तिष्क है, जल्दी से बताएं। देखिए एपिलेप्सी या अपस्मार या मिर्गी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाली नर्व्स हैं उनके बीच का कनेक्शन ढंग से नहीं हो पाता और इसी वजह से हमको मिर्गी होती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, आपके मस्तिष्क से संबंधित हो जाती है कि आपके ब्रेन से संबंधित ये भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट हो जाता है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण सिट्रस कैंकर नामक रोग होता है। बताइए द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिट्रस कैंकर इज। बैक्टीरिया है, कवक है, प्रोटोजोआ है या वायरस है। आप क्या आंसर कर देंगे, आप कहेंगे कि मैम सिट्रस कैंकर जो रोग है उसमें क्या होता है, जो भी हमारे खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं उनके ऊपर धब्बे आ जाते हैं। उनके ऊपर क्या होते हैं बच्चे, उनके ऊपर धब्बे आ जाते हैं। तो इनके ऊपर ये जो धब्बा आया ना, ये किसके कारण होता है, ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है। आपने अक्सर देखा होगा नींबू के ऊपर कुछ इस प्रकार के से धब्बे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो धब्बे हैं ये एक बैक्टीरियम के कारण होते हैं जिसका नाम है बैक्टीरियम ज़ेंथोमोनाज एक्सोनोपोडिस। ठीक है, तो उसी के कारण क्या होता है, ये धब्बे हमको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जहरीला पौधा। ठीक है, नॉट अ पॉइजनस प्लांट। पार्थेनियम है, कैलेट्रोपिस है, ड्रोसेना है या फिर नेरियम ओलिएंडर है। अब देखिएगा यहाँ पे जब मैं ड्रोसेरा की या ड्रोसेना या ड्रोसेरा है, ठीक है, तो ड्रोसेरा की बात करती हूं तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये इंसेक्टिवोरस है, ये कीड़ों को खा जाता है। लेकिन ये क्या नहीं है, ये आपका ऐसा पौधा नहीं है जिससे जहर निकल रहा हो, तो ये जहरीला नहीं है। बाकी ये जो तीनों पौधे हैं ये आपके लिए विषाक्त होते हैं, ये जहरीले होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है ड्यूटेरियम और ट्रीटियम निम्न है। बताइए कि ड्यूटेरियम और ट्रीटियम होते क्या है। देखिए ड्यूटेरियम का जो सिंबल है वो कैपिटल डी से शो किया जाता है, ट्रीटियम को आप कैपिटल टी से शो कर देते हैं। यहाँ पे ड्यूटेरियम और ट्रीटियम जो होता है, अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो ड्यूटेरियम का जो सिंबल है, सिंबल के अलावा अगर मैं
ड्यूटेरियम को शो करना चाहूँ वो है हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप जिसके पास एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो ट्रीटियम है जब मैं इसको देखती हूँ तो ये हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटोप है, एक ऐसा समस्थानिक है जहां पे 2 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये आपके ड्यूटेरियम और ट्रीटियम क्या हो जाते हैं, ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक हो जाते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाते हैं। क्या है ये, हाइड्रोजन के समस्थानिक हो जाते हैं। ठीक है बेटे, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे, नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर किसको कहा जाता है? नॉर्वेजियन शोरा। अब देखिए, आप लोगों से पेपर में कई बार आपसे अलग अलग प्रकार के शोरे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पोटेशियम नाइट्रेट है यानी कि KNO3 है, इसको आप शोरा कहते हो, जो विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज लाफिंग गैस। अगर मैं बात करूं कैल्शियम नाइट्रेट का तो यही है नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर। यही क्या है आपका नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर होता है, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सोडियम नाइट्रेट की, तो सोडियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला क्या है, NaNO3, ये क्या हो जाता है आपका, चिली शोरा हो जाता है, चाइल्ड सॉल्टपीटर हो जाता है। ठीक है, क्या है ये, चाइल्ड सॉल्टपीटर हो जाता है, चिली शोरा, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, नॉर्वेजियन शोरा, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट ये आप शोरा के रूप में आप इसको जानते हो। ठीक है, जिसको हम विस्फोटकों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो सारे शोरे होते हैं these are used as explosives। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन रख रखाव डैश कहलाता है। कीपिंग एंड मेंटेनिंग हनी बीज एंड हाइव्स फॉर हनी इज नोन एज फ्लोरिकल्चर, एपिकल्चर, सेरिकल्चर या पिसिकल्चर। क्या कह देंगे आप लोग, क्या कहेंगे कि मैडम जब भी हम मधुमक्खी को उनके छत्तों के अंदर रखते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, ताकि हम लोग वहां से मधु का उत्पादन कर सके। मधु के उत्पादन के बाद क्या होगा, मधु के उत्पादन के बाद हम लोग बढ़िया तरीके से अपना जो है क्या कर पाएंगे, बढ़िया तरीके से अपने भाई पैसे कमा पाएंगे, अगर हम उसको जो है मॉनिटरी पर्पस के लिए कर रहे हैं, नहीं तो अपने खुद के कंजप्शन के लिए हम यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन जनरली जब भी हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो वो हम मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए ही करते हैं, ताकि हम लोग उसका एक तरीके से क्या कर सके, व्यापार कर सके, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब भी आप हनी को रखते हो तो वह आपका हो जाता है एपिस। देखो, हनी बी को हम एपिस कहते हैं। ठीक है, तो जब आप एपिस का कल्चर करते हो तो हम उसको एपीकल्चर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एपीकल्चर कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है बेटा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं तो फ्लोरिकल्चर क्या है, फूलों की खेती। ठीक है, फ्लावर्स, फूलों की खेती। सेरिकल्चर क्या हो जाता है, सिल्क वॉर्म की खेती, सिल्क वॉर्म की खेती। पिसिकल्चर क्या हो जाता है, ये हो जाता है फिश का पालन। ठीक है, मछली का पालन। अच्छा, अगर यहीं पे आपसे एक्वाकल्चर पूछ लेता तो आप क्या कह देते हैं, मैम एक्वाकल्चर हो जाता है जो हमारे पास जलीय जीव हैं उनका पालन, जलीय जीवों का पालन। ठीक है, किसका पालन, जलीय जीवों का पालन क्या हो जाता है, एक्वाकल्चर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं। व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स दैट गिव बर्थ टू बेबी ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड। बताइए, उन जीवों को हम क्या कहते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। विविपैरस, फिसीपैरस, ओविपैरस या ओवोविविपैरस। भाई देखिए, जब भी कोई भी एक जीव है वो अपने बच्चों को जन्म देता है तो इसका मतलब सीधा रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन के दौरान अगर उसने बिल्कुल अपने जैसे बच्चे को जन्म दिया तो वो क्या है, वो कहलाएगा आपका जरायुज। ठीक है, क्या कहलाएगा, जरायुज। और अगर वो अंडे को जन्म देता है, जैसे पक्षी हैं वो अंडे को जन्म देंगे, अंडे से क्या बनेगा, अंडे से फिर बनेगा आपका बर्ड, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अंडज। ठीक है, क्या कहला जाएगा, अंडज कहलाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट प्रेजेंट इन द बच्चा। ठीक है, जब उसने जन्म लिया है। देखिए, जब भी बच्चे जन्म लेते हैं तो उस टाइम पे जो उनके घुटने के, अगर आपने देखा होगा, उनको जो है ना ऐसे घुटने वुटने मोड़ने को मना किया जाता है कि नहीं नहीं अभी जो है इसके घुटने जो है ना नाजुक है, इसका शरीर नाजुक है, इसके घुटने वुटने मत मोड़ो, इनको अभी जल्दी चलाओ मत। ऐसा नहीं कि अभी पैदा हुआ बच्चा इसको अभी से चलाना
शुरू कर दिया। द रीजन इज उसके शरीर की अभी हड्डियां क्या है, नरम है। एंड वन ऑफ द हड्डी इज घुटने की हड्डी, जिसको आप जानुका कहते हो। ये जो जानुका होती है या घुटने की कैप होती है, ये बच्चों के अंदर एक कार्टिलेज के रूप में होती है। क्या होती है? बच्चों के अंदर एक ये कार्टिलेज के रूप में होती है, एक उपस्थि के रूप में होती है, जो धीरे धीरे विद टाइम क्या होती जाएगी, ये आपकी कन्वर्ट होती चली जाती है। किस चीज के अंदर? ये कन्वर्ट होती चली जाती है एक बोन के अंदर। ठीक है, तो ये कार्टिलेज क्या बन जाती है? अल्टीमेटली फिर एक बोन बन जाती है। ठीक है, तो शुरुआत में तो ये हड्डी नहीं है, शुरुआत में ये कार्टिलेज है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन ड्यूरिंग एन एंट बाइट? जब एक चींटी आपको काट लेती है तो कौन सा एसिड आपके शरीर के अंदर छोड़ के गए जिसकी वजह से आप खुजाते खुजाते नहीं थकते? तो आप क्या कह देंगे कि मैडम इनमें से जब भी हम बात करते हैं कि जो हमारे चींटी है, या फिर मान लीजिए चींटी का सवाल ना आए, सवाल आ जाए वहां से क्या हाथी का? नहीं, यहाँ पे चींटी के अलावा अगर आ जाए आपसे बिच्छी पत्ती का, बिच्छी पत्ती का, यहाँ पे आपसे सवाल आ जाए बिच्छी पत्ती के बाद, एंट बाइट के बाद हमारे पास अगर सवाल आ जाता है किस चीज का? सवाल आ जाता है ततैया का। ठीक है, तो इन सभी चीजों में, जैसे चींटी काट ली, बिच्छी पत्ती जिसको हम नीटल लीव्स कहते हैं, ततैया काट गया, मधुमक्खी काट गई। ठीक है, तो ये सब चीजों के काटने से आपके शरीर के अंदर एक एसिड आ जाता है जिसको आप मीथेनोइक एसिड कहते हो, यानी कि HCOOH से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका मीथेनोइक एसिड। अब आप कहोगे लेकिन मैडम ऑप्शन में तो ये चीज हमको नहीं दिख रही है, तो क्या करें? हम मीथेनोइक एसिड नहीं मार्क करके आए, तो यहाँ पे आंसर करोगे कि मैडम अगर मीथेनोइक एसिड ऑप्शन में नहीं मिलता तो मीथेनोइक एसिड को ही हम कॉमनली जानते हैं फॉर्मिक एसिड के रूप में। और यहाँ पे आंसर भी क्या हो जाएगा कि मैम वो जो चींटी है उसने हमारे शरीर के अंदर फॉर्मिक एसिड डाल दिया। अच्छा, अब एसिड है, उसको आपको आराम देना है तो क्या करोगे बेटा? बेस अप्लाई करोगे। क्या? कौन सा बेस? जाइए जब फटाफट से किचन में और वहां पे जाके बेकिंग सोडा निकाल लीजिए, बेकिंग सोडा अप्लाई कीजिएगा हल्का गीला करके, और आप देखेंगे कि आपको आराम मिलेगा चींटी के काटे हुए जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा फॉर्मिक एसिड है, ये चींटी जो है वो हमारे अंदर इंजेक्ट करती है। इसके न्यूट्रलाइज करने के लिए आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हो, और वो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कहाँ होती है? तो आप क्या कह देंगे कि मैम ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ये होती है हमारी किस किस चीज के माध्यम से? तो आप कह सकते हो कि मैम आपका ये जो एसिड था उसके साथ आपने बेकिंग सोडा जैसा कोई भी बेस लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट के साथ साथ क्या होगा? वाटर रिलीज होगा। ठीक है, बात समझे? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नॉर्मली इसी तरीके से कार्य करती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इकोसिस्टम? जल्दी से बताएंगे। डैम है, गार्डन है, एक्वेरियम है, या फिर डेजर्ट है? जल्दी से बताइए। रेगिस्तान, एक्वेरियम, बागीचा या बगीचा और बांध, इनमें से कौन सी चीज नेचुरली बनी हुई है? क्या बांध भगवान जी ने बनाए थे? नॉर्मली तो नहीं बनाए हैं। बागीचा भगवान जी ने बनाए? नहीं। एक्वेरियम भगवान जी ने बनाए? नहीं मैम, ये सब इंसान के करामात है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल है या मैनमेड है। आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड इकोसिस्टम्स होते हैं। ठीक है, क्या है ये? आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम है। जबकि अगर मैं रेगिस्तान की बात करती हूँ, ये क्या है? ये नेचर ने हमको बना के दिया है, तो ये क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम हो जाता है। नेचुरल इकोसिस्टम में और क्या क्या आपको एग्जांपल्स में मिल सकते हैं? तो आपको फॉरेस्ट मिल जाएगा, आपको ओशन मिल जाएगा, आपको माउंटेन इकोसिस्टम मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो भी हमारे नेचर ने हमको बना के दे रखे हैं, वो जितने भी ऐसे सिस्टम्स कहलाते हैं, हम उनको क्या कह देंगे? हम उनको कह देंगे नेचुरल इकोसिस्टम्स। ठीक है, और इसी में हमारा डेजर्ट भी आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर? वेन कॉन्फिग्रेशन, वेन, पिस्टिल या फिर मिड वेन? अच्छा, फूल का भाग है पूछा है, सॉरी, फूल का भाग है पूछा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर। अब मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा फूल का भाग नहीं है, इसमें तो तीन चीजें मुझे ऐसी दिख रही है जो फूल का भाग नहीं है।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फूल का भाग कौन कौन सा है आपसे ये पूछा है। तो देखो बाकी जो भाग है यहाँ पे वो क्या है, वो आपके पत्तियों के भाग हैं। जैसे पहले तो आप एक पत्ती देखिएगा, इस पत्ती के अंदर ये जिस टहनी से ये पत्ती जुड़ी है उस टहनी को हम स्टेम कहते हैं। ठीक है, उस टहनी के बाद जहां जिस जगह पे ये स्टेम जो है आपकी टहनी स्टेम से जिस पोर्शन में स्टेम और पत्ती जुड़े हुए हैं उसको हम एक्सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेल कहते हैं। आपके पेपर में इस तरीके की छोटी टर्म्स डायरेक्टली पूछी जाती है तो इनको याद रखना है आपको। फिर उसके बाद ये जो आपकी पत्ती की डंडी है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम पेटियोल कहते हैं। ठीक है, पेटियोल के बाद फिर ये जो पेटियोल है जब ये आगे बढ़ती है, ठीक है, टिप तक जाती है। टिप मतलब आपका वो जो चोंच है पत्ती की, ठीक है, बिल्कुल एकदम लास्ट का एंड है, उसको हम टिप कहते हैं। अब ये जो पत्ती पेटियोल है पत्ती की, ये जब आपकी टिप तक जारी होती है तो जहां से आपकी इस पत्ती के ऊपर साइड में ब्लेड्स फैल जाते हैं, ठीक है, वहां पे आपको पत्ती का एक्सटेंशन मिलता है, तो वो पूरा का पूरा भाग वहां से लेके यहां तक का मिडरिब कहलाता है, मध्य शिरा कहलाता है। ठीक है, क्या? मध्य शिरा कहलाता है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मध्य शिरा से बहुत सारी क्या लिख लेंगी? वेन निकलती हैं, वेन यानी कि शिरा निकलती हैं। फिर ये जो शिरा है, ये शिरा बहुत सारी शिरिकाओं में टूट जाती है, यानी कि वेन्यूल्स में टूट जाती है, शिरिका में टूट जाती है। ठीक है, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा भाग है, आप इसको लीफ ब्लेड कहते हो, कि लीफ का एंड। ठीक है, लीफ का किनारा, पत्ती के किनारे को आप लीफ ब्लेड कहते हो, लीफ ब्लेड या किनारा। ठीक है, और ये जो भाग होता है ना लीफ का, इसको हम लीफ का बेस कहते हैं, कि लीफ जो है उसका निचला हिस्सा जो है, अगर हम लीफ को ऐसे खड़ा कर दें तो ये इसका निचला हिस्सा होगा ना, तो इसको हम लीफ बेस कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये सारी भाग हमें किसके मिले? लीफ के मिले। अब हमसे यहाँ पे पूछा क्या है? यहाँ पे हमसे पूछा है इनमें से कौन लीफ का पार्ट नहीं है, वो फ्लावर का पार्ट है। तो यहाँ देखो वेन कॉन्फ़िगरेशन, वेन और मिड वेन, तो हमने देखा ये सब क्या है? ये सब तो मैडम हमारे जो हैं किसमें? ये सब हमारी पत्तियों में पाई जा रही है। लेकिन जो स्त्री केसर है ये क्या है? ये है अपना फ्लावर, और इस फ्लावर के इर्द गिर्द आपको क्या मिलेगा? इस फ्लावर के इर्द गिर्द यहाँ पे पत्तियां मिलेंगी, बहुत सारी पंखुड़ियां जिनको हम कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं हम इनको? पंखुड़ियां कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं बेटे? पंखुड़ियां कह देते हैं। अच्छा, इन पंखुड़ियों के बाद हमको क्या दिखाई देगा? हम क्या कह देंगे कि मैडम इधर ये हमको क्या दिखाई देगा? ये है अपना भाग जो स्त्री केसर है। स्त्री केसर में इधर आ जाता है स्टाइल, ठीक है, नहीं सॉरी स्टिग्मा। ये क्या है? ये है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा का मतलब है जिसपे चीजें जाके चिपक जाएं। ठीक है, जिसपे चीजें जाके चिपक जाएं। तो ये क्या है? वर्तिकाग्र। ठीक है, ये क्या है? स्टाइल। स्टाइल से क्या होगा? वर्तिका से आपके जितने भी पॉलन ग्रेन्स हैं वो नीचे ओवम की तरफ जाते हैं। ये वाला जो भाग है आप इसको ओवरी कहते हो, और इन्हीं तीनों चीजों को मिला के आप क्या कह देते हो? स्त्री केसर कह देते हो, यानी कि पिस्टिल कह देते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? पिस्टिल हो जाता है। आई जस्ट होप सो कि आपने पूरा जो है एक बार पत्ती को रिवाइज कर लिया। यहाँ पे पिस्टिल जो है उसके अंदर हमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलता है, अंडाशय मिलता है। इसके अंदर ये वाले जो भाग है आप इसको अंड कहते हो या डिम्ब कह देते हो। ठीक है, ओव्यूल्स कह देते हो। क्या कह देते हो? ओव्यूल्स कह देते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक फिलामेंट दिखता है जो इसका पुरुष भाग है, यानी कि मेल ऑर्गन है, जो क्या है? इसका पिस्टिल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? पिस्टिल कहलाता है। ठीक है, ये जो पिस्टिल हो जाता है ये क्या है? इसके ऊपर आपको बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स चिपके हुए मिलेंगे। ठीक है, जिनको आप क्या कह दोगे? जिनको आप लोग कह देते हैं कि भैया ये पॉलन सैक के अंदर मौजूद है, पराग कोश के अंदर मौजूद है पराग कण। ठीक है, पराग कोश के अंदर मौजूद है बहुत सारे पराग कण। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि मृदा संरक्षण की एक विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? शेल्टर बेल्ट, इंटरक्रॉपिंग, रॉक डैम या फिर ओवरग्रेजिंग। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से एक बार बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। ओके ओके,
ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि मैम सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम शेल्टर बेल्ट्स लगाते हैं। यस मैम, लगाते हैं ताकि मिट्टी जो है वो बह के ना चली जाए। इंटरक्रॉपिंग करने से क्या है कि हमारी जो पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी को थाम के रखती हैं। रॉक डैम जो होते हैं, जो पथरीले डैम होते हैं, पथरीले डैम्स जो होते हैं वो भी मिट्टी को रोकने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर हम ज़्यादा चरवाई कर दें, ठीक है, अगर हम ओवर ग्रेजिंग कर दें तो उसकी वजह से जो मिट्टी है वो लूज हो जाएगी, वहाँ पे मिट्टी को पकड़ के रखने वाले पेड़ पौधे की जड़ें नहीं होंगी और अल्टीमेटली आपका जो मिट्टी है वो जल्दी ही बह जाएगी, उसका रन ऑफ बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक माना गया है? जायंट अफ्रीकन स्नेल, चैनल्ड एप्पल स्नेल, चाइनीज मिस्ट्री स्नेल या फिर गार्डन स्नेल? आपको ही बताना है। देखो जो IUCN है, देखो पहली चीज तो इनके ना आपके जो फुल फॉर्म्स है वो आपसे पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये अपना IUCN हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि IUCN के अनुसार जो जायंट अफ्रीकन स्नेल है, ठीक है, जो क्या है, जो बड़ा अफ्रीकी स्नेल है वो क्या है, वो अब लुप्त प्राय है। ठीक है, कि भैया अगर आपने इसको नहीं बचाया तो ये निपट लेगा। ठीक है, फिर विश्व में हमको कहीं पे भी ये स्नेल नहीं दिखाई देगा, तो इसका मतलब क्या है, हमें इसका संरक्षण करना है। ठीक है, तो ये जो IUCN है उसने अभी हाल ही में किसको, जायंट अफ्रीकन स्नेल को क्या किया था, लुप्त प्राय घोषित किया था, यानी कि एंडेंजर्ड स्पीशीज के कैटेगरी में आ जाएंगे, ऐसा बोला है। ठीक है, इंक्रीजिंगली एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? जल्दी से बताइए, रात में खिलने वाला। एंजल्स ट्रम्पेट है, गैजीनिया डेजी है, वेनेशियन मैलो है या फिर जमाइकन फीवर प्लांट है? तो यहाँ पे देखो, इनमें से अगर मैं बात करूं भैया, देखो एंजल्स ट्रम्पेट, वैसे भी अगर मैं नाम बात करूं, एंजल्स की बात करूं, परियों की कहानियां जनरली रातों में सुनाई देती है ना। कहा जाता है कि जो परी होते हैं या परे होते हैं, ठीक है, तो परियां जो होती हैं वो क्या है, वो रात में उतरती हैं, है ना, पृथ्वी पे। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि रात में इनमें से कौन सा फूल उगता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लिटरली। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो एंजल्स ट्रम्पेट नामक फूल है, ये क्या है कि भैया जो परियां हैं वो धीरे धीरे क्या है, बिगुल बजाते हुए नीचे उतर रही हैं। आप ऐसे करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, और ट्रम्पेट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे आपने भी शायद पीले रंग का फूल देखा होगा जो भोंपू जैसा दिखता है। ठीक है, जैसे पुराने जमाने में वो नहीं हुआ करते थे रिकॉर्डर्स जो होते थे, जिसका मुंह ऐसा होता था, है ना, तो ऐसा सा उनका मुंह होता है, इसी वजह से हम इनको ट्रम्पेट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चा, नेक्स्ट क्या आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट रूमिनेट? बताइए इनमें से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? गाय है, हिरण है, भैंस है या सूअर है? क्या आंसर कर दोगे, इनमें से कौन सा जो जीव है वो जुगाली नहीं करता है? तो आप आंसर क्या कर देंगे मैम, नॉन रूमिनेटिंग एनिमल जो है वो क्या है मैम, गाय मुंह चलाती है, ठीक है, ये च्युइंगम चबाती रहती है हर समय। ठीक है, हिरण भी है, भैंस भी है, लेकिन जो सूअर होता है, जो पिग्स होते हैं वो रूमिनेट नहीं करते हैं, उनको च्युइंगम खाने की इतनी आदत नहीं होती है, ऐसे ऐसे नहीं करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश वंश का नाम कॉर्क्यूबिटा है, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा वंश है जिसका नाम कॉर्क्यूबिटा होता है? कॉर्क्यूबिटा, तो यहाँ देखो, पंपकिन है, इनके कद्दू है, आलू है, बैंगन है, टमाटर है। अच्छा, आलू है, बैंगन है, टमाटर है, सब्जी बना लो चलो। तो यहाँ पे देखो, ये जो तीनों हैं ये आपके सोलेमन है। ठीक है, गोल से आपके ये सोलेमन भाग होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके आलू वालू हैं, ठीक है, बैंगन हुआ, बैंगन का ना भाई साहब हम अपन लोगों ने बचपन में पढ़ा था ब्रिंजल, ठीक है, लेकिन आजकल जो है वी हैव अ न्यू वर्ड दैट इज नोन एज एग प्लांट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखा करो, कई बार अंग्रेजी में ये भी हो जाता है। ठीक है, कि भैया भिंडी इज नो मोर लेडी फिंगर, इट इज नाउ ओकरा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि जो बैंगन होता है बेटा, ये क्या है, ये एग प्लांट कहलाता है। और टमाटर, ये सभी के सभी एक ही फैमिली से हैं। ठीक है, सोलोमन फैमिली से। और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ किस चीज की, ये जो पंपकिन है ये क्या है, ये आपका कर्क्यूबिटा, क्यूकरबिटा फैमिली से आ जाता है। ठीक है, किससे आ जाता है, क्यूकरबिटा फैमिली से आ जाता है।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर। इनमें से किस फसल को उगाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी, अधिकतम पानी की आवश्यकता पड़ेगी 1 हेक्टेयर में। अब देखिए यहाँ पे आलू है, सूरजमुखी है, गन्ना है, कपास है। आलू है, सूरजमुखी है, गन्ना है या कपास है, क्या आंसर कर देंगे? जल्दी से बताइए, आप क्या कह देंगे? आप कहेंगे कि मैडम देखिए, जब भी हम यहाँ पे क्रॉप्स की बात करते हैं तो इनमें से जो भी गन्ना होता है उसको सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जल्दी से मुझे उस रोग का नाम बताइए जिस रोग के कारण गन्ने के अंदर लाल धारी आ जाती है। और ये जो लाल धारी का रोग है, ठीक है, ये किसके कारण होता है? आज का होमवर्क क्वेश्चन है इवन ये। आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे अपने इस क्वेश्चन का आंसर कि भैया जो गन्ने में लाल धारी होती है वो क्यों होती है और इस रोग को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। भैया पादपों के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है इनको पढ़ने के जो हमारी साइंटिफिक स्टडी होती है इसको क्या कहा जाता है? ब्रायोलॉजी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या फिर जैव प्रौद्योगिकी। क्या आंसर कर देंगे मैम? जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं प्लांट के पढ़ना, साइंटिफिक स्टडी जो उसकी होती है वो ब्रायोलॉजी नहीं, जूलॉजी नहीं, बॉटनी नहीं। अच्छा जी, प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना, ओके, तो प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा यस मैम, बॉटनी। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी में क्या हो जाएगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का सहायता लेके हम लोग जो है जीवों के अंदर कुछ बेहतरी ला सके। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बीटी कॉटन सुना है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड कॉटन। ठीक है भैया, जो है जिसका उत्पादन क्षमता आप बढ़ा सकते हो, जिसमें कीड़े नहीं लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा भैया, किसानों को होगा फायदा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वनस्पति विज्ञान जो होता है वह क्या है, वह आपके प्लांट्स का अध्ययन है। नेक्स्ट देखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया किस तरीके से हम जीवों के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं या जीवों के लाइफस्टाइल में परिवर्तन ला सकते हैं टेक्नोलॉजी का सहायता लेके, जब हम जीवों में कुछ चेंजेस लेके आए, जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। जूलॉजी की अगर मैं बात करूं यानी कि जंतु विज्ञान की बात करूं तो जू का मतलब ही है, जोआ शब्द से बना है जू, और जू का मतलब ही है कि भैया यहाँ पे पशु की बात हो रही है, एनिमल की बात हो रही है। ब्रायोलॉजी में हम लोग ब्रायोफाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ब्रायोफाइट की बात करते हैं ब्रायोलॉजी में, यानी कि उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है। Dash is the study of population size, regional distribution and its composition and how population changes over time due to birth, death, migration and aging. जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका? आप कह देंगे कि मैडम कि हमने क्या किया, हमने जो हमारा जितना भी पॉपुलेशन साइज है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, जो डेमोग्राफी है, ठीक है, इस शब्द का मतलब ही जनसंख्या से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैम जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हो, कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, उनका जो नेटिव स्टेट है वो कैसा है, किस रीजन में वो कितने ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है, और उनका डेथ किस तरीके से हो रहा है, उसके मेजर रीजंस क्या है, कितना माइग्रेट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हम डेमोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। कैलोलॉजी क्या हो जाता है? स्टडी ऑफ ब्यूटी। ठीक है, किसका? ब्यूटी। तो ब्यूटी का अध्ययन क्या हो जाएगा? कैलोलॉजी। पोमोलॉजी क्या हो जाता है? फ्रूट का अध्ययन हो जाता है, फ्रूट। और फाइकोलॉजी क्या हो जाता है? तो फाइको शब्द क्या है? फाइको शब्द फाइसी से बना है, शैवाल का अध्ययन है। ठीक है, यानी कि एल्गे का अध्ययन हो जाता है। ठीक है, किसका अध्ययन हो जाता है? फाइकोलॉजी, एल्गे का अध्ययन हो जाता है। फाइको से मुझे याद आया माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी क्या है? कवक का अध्ययन हो जाता है, फंगस का अध्ययन हो जाता है या कवक का अध्ययन हो जाता है, फंगस या कवक का अध्ययन हो जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B2? नियासिनामाइड, राइबोफ्लेविन, थायमिन या साइनोकोबालामीन? जल्दी से बताएंगे, विटामिन B2 के नाम से किसको जाना जाता है? नियासिनामाइड, राइबोफ्लेविन, थियामिन या फिर सियानोकोबालामीन?
आप क्या कह देंगे कि मैडम इनमें से देखिएगा कि अगर हम सबके ही नाम देखें तो सियानोकोबालामीन जो होता है अपना, ये क्या है, ये है विटामिन B12। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो कोबाल्ट शब्द है आपको ये भी ध्यान रखना है कि विटामिन B12 के साथ जुड़ा होता है कोबाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा थायमिन। थायमिन क्या है, तो ये हो जाता है विटामिन B1। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा राइबोफ्लेविन, ये क्या है, विटामिन B2 हो जाता है। और लास्ट आ जाता है आपका विटामिन B3 यानी कि नियासिनामाइड, जिसको आप नियासिन भी कहते हो। तो यहाँ पे आपसे पूछा है बिट्टू कौन है, तो यहाँ पे आप क्या कह दोगे कि मैडम बिट्टू तो है राइबोफ्लेविन। ठीक है, कौन है B2, आप क्या कह दोगे, राइबोफ्लेविन। अच्छा, राइबोफ्लेविन की कमी से रोग कौन सा होता है ये भी अपडेट कीजिए आप लोग। आप क्या कहेंगे मैम, कैलोसिस नामक रोग होता है। कैलोसिस में क्या होता है, आपके मुंह के आसपास की जो स्किन होती है ये फटने लग जाती है। ठीक है, इसको हम कैलोसिस की समस्या कहते हैं। थायमिन जो होता है हम इसको बेरी की समस्या कहते हैं। ठीक है, ये बेरी की समस्या से संबंधित है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, आपके जो आरबीसी मैच्योरेशन है वो फेल हो जाएगा। और B3 की कमी से आपको डर्मेटाइटिस हो जाता है या पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, पेलेग्रा। ठीक है, चर्म रोग हो जाता है, इसके कारण डायरिया हो जाता है, डायरिया पानी। ठीक है, और इसके कारण आप लोगों को डिमेंशिया भी हो सकता है, यानी कि भूलने की बीमारी भी हो सकती है। और कई बार लोगों का जो है विटामिन B3 जो होता है इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि उनका डायरिया इतना बढ़ जाएगा कि उनका मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम इसको B3 के होने वाले रोगों को D3 या D4 रोग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज ससेप्टेबल टू फायर इफ केप्ट इन ओपन। बताइए इनमें से कौन सी धातु में आग लग जाएगी अगर उसको हमने खुले में छोड़ दिया। खुले में छोड़ने पे इनमें से कौन से हमारे मेटल में आग लग जाएगी, धातु में आग लग जाएगी। पोटेशियम में, लिथियम में, मरकरी यानी कि पारे में, या फिर लेड में यानी कि सीसा में। क्या आंसर कर देंगे, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो आप क्या आंसर करेंगे कि मैडम देखिए पोटेशियम के अंदर जो है पोटेशियम धातु जो होती है इसको अगर हम रखेंगे तब क्या हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। कौन सी धातु आग पकड़ लेगी। आप क्या कहेंगे कि मैडम देखिए एक होता है सोडियम और एक होता है पोटेशियम। इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, पोटेशियम को, क्योंकि यहाँ पे सोडियम नहीं है। सोडियम होता हम उसको प्रेफरेंस देते। ठीक है, तो जो पोटेशियम है यह क्या है, यह आग पकड़ लेगी अगर आपने इसको खुले में रखा तो। मरकरी जो होता है एकमात्र तरल धातु है, एकमात्र तरल धातु है। ठीक है, लेड जो होती है, लेड और मरकरी ये दोनों ही क्या है, विषाक्त धातु हैं। मरकरी जो होती है इसके कारण आपको रोग होता है मिनी माता रोग, मिनी माता रोग। ठीक है, सीसा के कारण प्लम्बिज्म होता है। ठीक है, क्या होता है, प्लम्बिज्म। लिथियम के कारण क्या होता है, लिथियम जो होता है, लिथियम आयन बैटरीज आपके फोन्स में इस्तेमाल की जाती है। आपका जो फोन होता है उसके अंदर यही लिथियम आयन बैटरीज डली होती है, जिसके माध्यम से आप अपना फोन अच्छे से काम कर पाते हो फोन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हृदय से एक चक्र में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार होकर गुजरता है। तो भैया मैंने इसका आप लोगों को बताया था कि जिसके पास जितना कक्षीय हृदय है, जैसे यहाँ पे देखिए मछली जो होती है उसका जो हृदय है वो है 2 कक्षीय हृदय। ठीक है, मछली का जो हृदय है वो क्या है बेटा, वो है 2 कक्षीय हृदय। ये आलिंद हो गया, ये निलय हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए जब एक पूरा चक्र चलता है, गिल्स हो गए, ठीक है, इसके बॉडी पार्ट्स हो गए, तो यहाँ पे अगर हम देखें जब एक पूरा चक्र चलता है तो इसका जो हृदय है उससे सिर्फ एक बार रक्त पास होता है। ठीक है, कि भाई आप यहाँ से चले CO2 वाला रक्त लेके, और ये CO2 वाला रक्त जाएगा इसके आलिंद से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गिल्स में, गिल्स से कहाँ चला, उसकी बॉडी में। तो आप देखोगे वह जहाँ हम जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे वहां तक वापस जाने में हमको सिर्फ एक ही बार हार्ट से होकर गुजरना पड़ा। यहाँ से आपने एंटर किया हार्ट में, यहाँ से आपने एग्जिट किया, उसके बाद आप जो है आपने अपनी क्लास को उसको क्या कर दिया, एंड कर दिया, मतलब आपने अपना रास्ता कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो है एक चक्र जो है उसमें एक ही बार हृदय से होकर आप गुजरे हो। नेक्स्ट देखिए, अमीबा पुशेस आउट one or more finger like projections called dash or false feet for the movement and capture of food। अमीबा भोजन को गति और पकड़ने के लिए एक या एक से अधिक उंगलियों जैसे प्रक्षेपणों
को बाहर धकेलता है, जिन्हें डैश या झूठा पैर कहा जाता है? सिकुड़ी हुई रक्तिकाएं, भोजन रिक्तिकाएं, एंडोप्लाज्म या सिडोपोडिया? क्या आंसर कर देंगे आप कहेंगे कि मैम देखिए जो भी अमीबा होता है ना, वो अपने जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमें उसके देखने को मिलते हैं, इसको हम लोग सिडोपोडिया कहते हैं। सिडो का मतलब क्या होता है? सिडो का मतलब होता है नकली, और पोडिया का या पोडा मतलब होता है हाथ या पैर। तो ये सिडोपोडिया क्या हो जाता है? नकली हाथ हो जाता है, नकली हाथ या पैर क्या हो जाता है? ये आपका सिडोपोडिया है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट चीज देखिएगा कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं, ये जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, एंडोप्लाज्म है, ये भी इसके पार्ट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सिडोपोडिया के बाद जो दूसरा दिखेगा वो होगा फूड वैक्यूल। इसके अंदर क्या करेगा? इसके अंदर ये अपने खाने को पचाता है। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाता है, विकासवाद का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी? विच हु अमंग द फॉलोइंग गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, एल्बर्ट आइंस्टीन या मैरी क्यूरी? इनमें से किसने जो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमको दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, एल्बर्ट आइंस्टीन या मैरी क्यूरी? आप लोग क्या कह देंगे कि मैम जब भी हम यहाँ पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग क्या कह देते हैं कि मैम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो हमारे चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी, जिसको हम डार्विनिज्म के नाम से भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम डार्विनिज्म के नाम से भी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा दी गई थी डार्विनिज्म की थ्योरी। ठीक है, मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कि कोई भी जो जीव हो वो किस प्रकार से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, ओके वेट नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन फिजिक्स की क्लास जो होगी उसमें करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि हेपेटाइटिस बी डैश में होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है। हेपेटाइटिस बी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो डैश के अंदर होता है। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा? क्या कह दोगे कि मैम जो हेपेटाइटिस बी होता है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होता है जो क्या है? हेपैट अंग को प्रभावित करता है। हेपैट का मतलब ही होता है यकृत। ठीक है, तो ये क्या करेगा? आपके लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के डैश होते हैं। जल्दी से बताएंगे ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? एक प्रकार के डैश होते हैं। विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? क्या आंसर कर देंगे? आप लोग कहेंगे कि मैम जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ना, दीज आर अ काइंड ऑफ फैट। ठीक है, क्या होते हैं? एक प्रकार के फैट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में अक्टूबर 2020 तक कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर था? कब तक? अक्टूबर 2020 तक। तो इसके अंदर अपना हरियाणा भैया क्या है? वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, निम्न में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? इनमें से कौन सा जानवर बरो नहीं? ओके, डज नॉट लिव इन अ बरो। जल्दी से बताइए, टर्टल है, वुडचक है, रैबिट है या मंकी है? इनमें से कौन जो है यहाँ पे नहीं रहता है बिल के अंदर? आप क्या कह देंगे? ओ नहीं, धानी मूस, ये अलग है कुछ। तीन ऑप्शंस में से आंसर कीजिएगा। टर्टल है, वुडचक है, खरगोश है। एंड आप इसको कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ कि जो टर्टल्स होते हैं ये बरों में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, ये बिल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का जो सेशन है उसके अंदर हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं। और मेरे को आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भैया आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, जहां पे आप लोग दिवाली धमाका ऑफर जो है उसके साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आप 27 अक्टूबर तक एक ऑफर आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको अगर आप दिवाली 75 कोड अप्लाई करते हैं आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा एग्जामपुर के सभी कोर्सेज में। ठीक है, तो आप अपने अगर एग्जामपुर के कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो आप लोग इस दिवाली धमाके का जरूर फायदा उठाइएगा। एंड आज का जो आपका एक क्वेश्चन है, जो ये अपना क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑफिशियल डिस्टेंस कवर्ड इन अ मैराथन, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि वैसे कितना हो जाता है 26 मील और 385 गज जो होता है, इतना अपन लोगों का क्या होता है ऑफिशियल मैराथन दौड़ी जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।